अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम प्रोफेसर जहांआरा हसन है। मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में से वाबस्ता हूँ। आज हम मेरी सेहत के इस प्रोग्राम में हेरिडेटरी एनीमिया यानी वो खून की कमी जो मौरूसी अमराज की वजह से होती है या वो मौरूसी खून की कमी की बीमारियों के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। हेरिडेटरी एनीमिया यानी जो कुदरती तौर पे जब बच्चा पैदा हुआ है या जो इंडिविजुअल बॉर्न हुआ है उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। ये कुछ खलियों के ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो बच्चे अपने माँ बाप से इनहेरिट करते हैं। कुछ कॉमन टाइप्स होती हैं, कुछ कॉमन आम जो टाइप्स ऑफ एनीमिया जो हमारी पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, जिसमें आप लोगों ने भी सुना होगा थैलेसीमिया है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया है, एक कंडीशन जिसको हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस कहते हैं। फिर एक खून की कमी होती है जो पर्नीशियस एनीमिया है। फिर कुछ एक्वायर्ड हेरिडेटरी एनीमियाज होते हैं जो कि खून के सेल्स जिस्म में टूट जाते हैं। तो ये सारे एनीमियाज के बारे में आपने सुना होगा और इसके बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है, स्पेशली थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में आगाही इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत एक कॉमन मर्ज़ है और अब तो हमारी लॉ में भी है कि शादी करने से पहले आप स्क्रीन करें और देखें कि थैलेसीमिया दोनों पार्टनर्स पे तो नहीं है, वरना एक 25% रिस्क है कि ये जो बच्चा पैदा होगा वो एक ख़तरनाक बीमारी थैलेसीमिया का शिकार होगा जो कि आगे चल के जानलेवा और सीरियस इम्प्लिकेशंस का वजूहात बन सकती है। ये एनीमिया भी ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं। मरीज़ आएगा, थकावट है और कमज़ोरी है, सर में दर्द है और सांस में घुटन है, दिल की धड़कन तेज़ है, पैल्पिटेशंस हैं और ये सारी तकलीफ़ों से ही प्रेजेंट करेगा। बाज़ दफ़ा उसको सूजन जिस्म पे आई हुई है, खाल का रंग बिल्कुल पीला हुआ है, ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो इन्हीं कंडीशन से हेरिडेटरी एनीमिया भी प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं, यानी कॉमन अलामात हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। जो पहला ब्लड टेस्ट है वो CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स ऐसे आते हैं जिससे पता चल जाता है कि कहीं इस पेशेंट को हेरिडेटरी एनीमिया तो नहीं है, यानी खून के सेल्स का जो रेड ब्लड सेल्स कहते हैं उनके शेप में एब्नॉर्मैलिटी है। तो इसके बाद जो दूसरा टेस्ट होता है इस पेरिफेरल फिल्म के बाद फिर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन बैंड्स का पता चलता है जिससे आप मौरूसी एनीमियाज की डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो आपके पेरिफेरल फिल्म्स हो गए, CBC काउंट हो गया और इसके बाद हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। देखिए जैसे एनीमिया अब पाकिस्तानी पॉपुलेशन में अगर आप देखें तो 30 to 70% तक का कोटेड फिगर्स हैं और औरतों में तो 50% औरतें एनीमिया का शिकार हैं, यानी खून की कमी का शिकार हैं। तो इसी तरह इन 50% पॉपुलेशन में एक स्मॉल परसेंटेज है जिनको हेरिडेटरी एनीमिया भी है। तो ये इसी तरह प्रेजेंट करता है और पता चलेगा कि भाई खून की कमी है और अलामात इस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं। देखिए सबसे पहला रिस्क तो ये है कि ये बच्चों में ट्रांसमिट हो सकता है, यानी जो अब एक प्रेग्नेंट औरत है वो जो अंदर बेबी कैरी कर रही है उसके अंदर भी ये हेरिडेटरी एनीमिया हो सकता है। अगर तो ये जो रिस्क अगर माँ को जैसे ये हेरिडेटरी एनीमिया है और उसका स्पाउस यानी उसके हस्बैंड को भी ये चीज़ मौजूद है तो एक 50% रिस्क है कि बच्चा भी कैरियर होगा और एक 25% रिस्क है कि उसको मेजर टाइप ऑफ डिजीज़ होगी। ये मेजर टाइप ऑफ डिजीज़ जानलेवा हो सकती है और एक 25% रिस्क है कि उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये इनहेरिटेंस पैटर्न इसी तरह चलता है। तो प्रेगनेंसी में रिस्क यही है कि एक तो उसको खून की कमी होगी और ये खून की कमी यूजुअली रिफ्रैक्टरी होती है, मतलब ये कि आम आयरन सप्लीमेंट से भी नहीं फ़ायदा हो रहा था क्योंकि उसको एक जेनेटिक उसको एक बनावटी नुक्स ऑलरेडी मौजूद है। उसका जो बोन मैरो है वो उतना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन बना ही नहीं रहा है, इसीलिए उसको डिफेक्ट है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ जाती है, अलामात कभी उभर के ज़्यादा आती हैं। फिर बच्चों में ट्रांसमिशन का रिस्क होता है। फिर डिलीवरी के वक्त और स्पेशली सिजेरियन सेक्शन के वक्त जब अगर ऑपरेशन हो रहा है और ये हमला मरीज़ ऑपरेशन की तरफ जा रही है और उसको हेरिडेटरी एनीमिया है तो बहुत रिस्क होता है कि वो सेल्स अंदर जाके बेहोशी देते वक्त या जब ऑक्सीजन की कमी के वक्त ये एकदम से ब्रेक डाउन होते हैं और मरीज़ बड़े सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होता है। तो इसकी तशख़ीस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत लाजमी है।
देखिए, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस तो ये कि इसकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, और अगर प्रॉपर मैनेजमेंट इसका किया जाए और मरीज़ का लाइफस्टाइल उसी तरीके से चले और इलाज लेते जाएं तो मसाइल कम होते हैं। लेकिन वो मरीज़ प्रॉब्लम्स में आते हैं जिनको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जिनकी तशख़ीस और इलाज ही नहीं हुआ। अच्छा, अब तिल्ली बढ़ जाती है, उसके साथ क्या होता है, क्योंकि ये स्प्लीन के थ्रू रेड सेल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स अफेक्ट होने लगते हैं। अच्छा, आयरन थेरेपी देते देते वो प्रॉपर स्टोर्स नहीं हो पाते तो एक आयरन ओवरलोड जिस्म में आ जाता है। तो सारी ऑर्गन सिस्टम्स, जिगर है, स्प्लीन है, किडनीज़ हैं, ये सब कुछ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं अगर इनका प्रॉपर तरीके से तशख़ीस और इलाज ना हो। देखिए, मौरूसी एनीमिया में एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जिन ख़ानदानों में किसी भी फ़र्द को इसकी तशख़ीस हुई भी है, तो जब आप अपने बच्चों की शादियां करने लगें तो इस बात का तयन कर लें कि जिससे शादी हो रही है, जो स्पाउस है, लड़की है तो उसका हस्बैंड या हस्बैंड है तो उसकी बीवी, उनको ये प्रॉब्लम या डिफेक्ट नहीं हो, क्योंकि फिर बच्चों में ट्रांसमिशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ट्रांसमिशन अगर हुई तो फिर ये डिज़ीज़ फैलती चली जाती है। तो शादी से पहले इस चीज़ की तशख़ीस ज़रूर कर लें कि जिस आदमी से शादी हो रही है, क्योंकि देखिए, अगर एक स्पाउस को है और दूसरे को नहीं है तो फिर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बहुत कम हो जाता है, लेकिन अगर दोनों को है तो बच्चे में ट्रांसमिशन और कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं। शुक्रिया।